मुझे शादी के बाद कैंसर हो गया, लेकिन मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता। इसने मेरे लिए एक नौजवान मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया। कई दिन गुजरे, वो मुलाजमा मुझे परेशान नजर आती। एक दिन शौहर की गैर मौजूदगी में कहने लगी, बाजी तुम्हारा शौहर ठीक आदमी नहीं है। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया और इसे खामोश करवा दिया। 2 महीने बाद अचानक ही वो हामला नजर आने लगी। मैंने इससे वजह पूछी तो इसने ऐसी बात कही कि मेरे पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि हर रात मेरा शौहर दूसरे कमरे में इसे मैं दीवार का सहारा लेकर लाउंज में आ गई। अभी कुछ देर गुजरी थी जब घर का मेन डोर खुलने की आवाज आई थी। मैंने हैरान होकर घड़ी की तरफ देखा तो मेरे शौहर को आने में अभी 2 घंटे का वक्त था, लेकिन इस वक्त घर के अंदर कौन आया, मैं थोड़ा परेशान हो गई। अभी मैं कुछ समझती या कुछ कहती इससे पहले ही लाउंज में मेरे शौहर ही दाखिल हुए थे। सरफराज को देखकर मैंने सुकून का सांस लिया। अभी कुछ दिन पहले ही बराबर वाले घर में दिन के वक्त डकैती हुई थी और खवातीन कुछ नहीं कर पाई थी। यही वजह थी कि मैं थोड़ा हलकान हो गई थी। वो मेरे करीब आए थे और मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देते हुए मेरे पास ही बैठ गए और मुझे देखते हुए बोले, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने सर को हल्की जुम्बिश दी तो वो मजीद बोले थे, दरअसल मैं इसलिए जल्दी आ गया हूँ, एक मुलाजमा का बंदोबस्त किया है, सोचा तुमसे मुलाकात करवा देता हूँ। कल से वो अपनी ड्यूटी पर आ जाएगी, पूरा दिन वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। रात के वक्त मैं आ जाऊंगा तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बोल रही है कि कुछ दिन तक दिन में आएगी, फिर कोशिश करके रात का वक्त भी यहीं गुजारा करेगी तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने मुस्कुराकर अपने शौहर की तरफ देखा था खुदा ने मुझे एक बहुत ही नेक इंसान से नवाज दिया था। मैं जितना इस रब का शुक्र अदा कर इतना कम था। कहने को मैं कैंसर की मरीजा थी, इनको चाहिए था कि वो मुझे छोड़ देते। शादी के महज 1 हफ्ते बाद ही मुझ पर कैंसर डायग्नोज हो गया था, मगर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मेरे शौहर मेरा इतना ख्याल रखते थे कि जिसकी कोई हद नहीं थी। हर वक्त मुझे अपने सीने से लगाए रखते, मेरा बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। एक बार मैंने तड़प कर इनसे कहा था कि आप मुझे छोड़ दे, तलाक दे दो, वो मुझे मेरी अम्मी के घर फेंक आए। तलाक दे दो, मुझे मेरी अम्मी के घर फेंक आए। आपकी सारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई। हर शौहर की ख्वाहिश होती है कि इसकी बीवी इसके लिए सच सवर कर बैठे, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, इसके साथ घूमे फिरे, इसके लिए मजे के खाने बनाए, जब वो घर आने वाला हो इसके लिए तैयार होकर इसका इंतजार करे। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी तबीयत ही मेरा साथ नहीं दे रही थी। अब तो हाल ऐसा था कि मैं ठीक तरह से चल भी नहीं पाती थी। अब तो धीरे धीरे मेरे सर के बाल भी उतरना शुरू हो गए थे। लेकिन हमेशा मेरे शौहर मुझे समझाते थे, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बीमारियां, खुशियां, हर चीज जिंदगी का हिस्सा है। अगर तुम इस बीमारी को सर पर सवार करोगी तो इस बीमारी के हमरा जीना छोड़ दोगी तो कभी भी सुकून हासिल नहीं कर पाओगी। बेहतर होगा इसी मर्ज के साथ आगे बढ़ो और अच्छे की उम्मीद रखो, बेशक रब्बुल आलमीन करम करने वाला है। मेरे शौहर ने दरवाजे की तरफ देखकर आवाज दी थी, आ जाओ बानो, क्या हुआ, कहाँ रह गई? इनकी आवाज देने की देर थी जब अचानक लाउंज का दरवाजा खुला था और एक कमसन लड़की अंदर दाखिल हुई थी और देखने में काफी अच्छी थी। कपड़े भी सलीके से पहन रखे थे, सर पर दुपट्टा ओढ़े वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे शौहर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले थे, ये है मेरी बीवी, इनका ख्याल तुम्हें 24 घंटे रखना है। अगर तुमने अपनी ड्यूटी तरीके से निभाई तो याद रखना, तुम्हारी सैलरी में डबल कर दूंगा। और अगर मुझे इसकी तरफ से कोई शिकायत मिली या फिर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई भी बयान दिया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की एकदम से सहम गई थी। मैं अपने शौहर का रवैया देखकर थोड़ा हैरान हुई। न जाने क्यों जिस अंदाज में मेरे शौहर ने इस मुलाजमा से बात की थी, मुझे वाज़े तौर पर ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो इस मुलाजमा को बहुत पहले से जानते हों। लेकिन मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे, अपना सर झटका था और बानू के करीब आने का इशारा किया था। वो मेरे करीब आ चुकी थी। पास खड़ी होकर इसने धीमी आवाज में सलाम किया था। जब मैं इसको देखते हुए बोली थी, खाना वगैरह बनाना आता है? इसने सर को हाँ में हिलाया था। मैंने शुक्र का सांस लिया था, चलो आसानी हो जाएगी, वरना आजकल मुलाजमा भी ऐसी फुअड़ होती हैं, कोई काम ढंग से नहीं होता। मैं दिल
ही दिल में दुआ कर रही थी कि लड़की काम सफाई से करे वरना कोई फायदा नहीं होगा। 2-4 बातें पूछने के बाद मैंने अपने शौहर को हाँ बोल दी थी। वो लड़की अब मुनासिब लग रही थी। मुझे वाकई एक मुलाजमा की बेहद जरूरत थी। जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी घर के काम भी मेरे शौहर के कंधे पर आ गए थे। बाहर का निजाम संभालना, मुझे देखना और फिर घर की ड्यूटी भी देना इनके बस की बात नहीं थी। एक इंसान एक वक्त में 3 जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। इस बात का मुझे बहुत अच्छे से ख्याल था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह वो घर आ चुकी थी। मैं थोड़ा लेट जागती थी। दरवाजा मेरे शौहर ने ही खोला था। नाश्ता वगैरह भी इसने ही बनाया था। तकरीबन 11 बजे के करीब इसने मुझे जगाया तो मैं थोड़ा सा बेजार हुई। मैं थोड़ी देर से जागने की आदी थी मगर इसके उठाने पर उठ गई थी। लेकिन साथ में मैंने इसे ताकीद भी की थी कि आइंदा मुझे इस तरह न जगाना। वो मुझे कमर से थाम कर बोली, साहिब बोल कर गए थे आपको 11 बजे तक जगा दिया जाए क्योंकि आपकी मेडिसिन रोजाना लेट हो जाती है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको मेडिसिन वक्त पर देनी है। वो मुझे वॉशरूम के करीब छोड़ते हुए मध्यम आवाज में बोली थी। मैंने एक लम्हे के लिए इसके चेहरे को देखा था। एक अजीब सी बेचैनी इस लड़की के वजूद से मुझे महसूस हुई थी। लेकिन बिना कुछ भी बोले वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद में बाहर आई तो दरवाजे के पास ही वो खड़ी थी। मुझे थाम कर अब वो बाहर लेकर आई थी। मेरे सामने रखते हुए वो सवालिया बोली, बेगम साहिबा आपको कैंसर कब हुआ? इसकी बात सुनकर मैं धीमी आवाज में बोली, शादी के बाद। क्यों, क्या हुआ? इसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा था और मुझे देखते हुए बोली थी, सच बताएं क्या वाकई मुझे आप हैरानगी हुई थी कि वो इस तरह क्यों पूछ रही है? मैं कुछ कहती हूँ इससे पहले ही वो बोली थी, दरअसल साहिब की पहली बीवी के साथ भी यही हुआ था। मैं बहुत पुरानी मुलाजमा हूँ, बराबर में भी काम करती हूँ। साहिब के पास मैंने बहुत पहले नौकरी की थी जब इनकी पहली बीवी थी। इनको भी कैंसर हो गया था और फिर कुछ वक्त बाद इनका इंतकाल हो गया। आपके साथ भी शादी के बाद ये मसला पेश आया। जबकि इस मुलाजमा की बात सुनकर मेरा पूरा वजूद साकित सा हो गया। मेरे शौहर ने कभी मुझे नहीं बताया था कि वो पहले भी शादीशुदा था। शादी के दौरान भी मेरे अम्मी बाबा ने जब इन्वेस्टिगेशन करवाई थी तब भी हमें इनके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं मिली थी। मैं इसको देखते हुए बोली, तुम झूठ बोल रही हो ना? मेरे शौहर कंवारे थे। इनकी पहली शादी कब हुई है? मैं ही इनकी पहली बीवी हूँ। मैंने फौरन इसकी बात को रद्द करते हुए बोली थी। मेरी बात सुनकर वो फौरन बोली, नहीं बीबी जी, मैं दावे से ये बात बोल सकती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो आप साहिब से पूछ लेना। वो इतने यकीन भरे लहजे में बोल रही थी कि मैं दंग रह गई थी। कल यही हुआ था। जब मेरे शौहर इससे बात कर रहे थे तब मुझे भी यही गुमान हुआ था कि वो इसे जानते हैं और अब इसकी बात सुनकर मेरा वजूद साकित में आ जाता। खैर आप बताएं कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? वो मेरा सुकून गारत करके मुझसे अब दोपहर के खाने के बारे में पूछ रही थी। दिल तो किया कि बानो को खूब सुनाकर आज ही घर भेज दूं, लेकिन पहले ही दिन मुलाजमा के साथ कोई बदमज़मी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इसे तमाम काम का बोलकर चुप हो गई थी। लेकिन दिल अंदर से टूट चुका था। क्या मेरे शौहर पहले से शादीशुदा थे और इस औरत को भी कैंसर था? ये थोड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। मैंने कुछ सोचकर अपना मोबाइल बानो से मंगवाया था। मैंने अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। मेरे शौहर रात को 10 बजे घर वापस आए थे और इतने वक्त में मेरा खून सोच कर मजीद खुशक हो जाता। मोबाइल हाथ में आते ही मैंने इनका नंबर डायल किया था। दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। माथे पर पसीने भी आना शुरू हो गए थे। मैं जान चुकी थी कि मेरी तबीयत अब खराब हो रही है, लेकिन गुस्सा इतना शदीद था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। चंद लम्हे बाद कॉल रिसीव हो गई थी और मेरे शौहर का मोहब्बत भरा लहजा मेरे कान के परों से टकराता था। क्या हुआ मेरी जान, तबीयत ठीक है? नाश्ता वगैरह और दवाई ले ली तुमने? इनकी बात सुनकर मैं फौरन बोली थी, सरफराज मुझे आपसे बात करनी है। मेरा लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था, आवाज लर्जिश का इम्तिजाज थी। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुए थे और एकदम बोले, क्या तुम रो रही हो? इनका ये कहना था कि मेरी
आंखें झलक पड़ी थी। मैं फौरन बोली, आप कहीं भी हैं, फौरन घर आए, मुझे आपसे अभी और इसी वक्त बात करनी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे, रोते हुए बोली थी। मेरी बात सुनकर शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि फोन बंद हो चुका था। मेरी आंखों से अभी भी भल आंसू बह रहे थे। उन्होंने बड़ी बात मुझसे छुपाई। बेशक वो औरत मर चुकी थी, लेकिन कम अज कम वो हमारे इल्म में तो लाते कि वो पहले से शादीशुदा है, और मैं ही यही गुमान किए हुए बैठी थी कि मेरे शौहर कंवारे थे। अब इस हकीकत के सामने आने पर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरे शौहर मेरे सामने बैठे हुए और मैं इनसे पूछ चुकी थी कि ये मामला क्या है। चंद लम्हे वो खामोश रहे, फिर मुझे देखते हुए धीमी आवाज में बोले, हाँ, मेरी वालिदा ने मेरी शादी करवाई थी, मगर मैं इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद इसको भी कैंसर हो गया और महज 1 माह के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गई। अम्मी ने ही मना किया था कि तुम लोगों को शादी का नहीं पता। तुम अम्मी को भी बहुत पसंद थी और मुझे भी। मैं तो तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। अब डर यही था कि कहीं तुम्हें इस बारे में इल्म हो गया तो तुम इनकार कर दोगी। ये बोलकर वो खुश हो गए थे। चंद लम्हे बाद उन्होंने सर उठा लिया। मेरी आंखों में देखते हुए सवालिया लहजे में बोले, क्या मुझे शादी करने का हक नहीं था? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता था। वो मेरे करीब आ गए थे, मुझे अपने साथ लगाते हुए इतनी मोहब्बत से बोले कि मैं खामोश हो गई थी। अभी कुछ देर पहले गुस्से में पागल हो रही थी, लेकिन अब अपनी शौहर की बात सुनकर चुप हो गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा अक्सर होता था। कोई ना कोई बात जरूर मेरे सामने आती और मेरे शौहर मुझे इतनी आसानी से राजी कर ले। कई बार तो मैं दंग रह जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इस बात को एक हफ्ता बीत गया था, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की थी। अब मुलाजमा मुझसे कोई बात नहीं करती थी, हर वक्त अपने काम में मगन रहती थी। कभी मैं इसे पुकारती तो वो इतनी बुरी तरह से डर जाती कि मैं खुद हैरान रह जाती कि इसे क्या हो गया। वरना शुरू के दिन में वो मुझसे इतनी फ्रेंडली बात कर रही थी कि मैंने दिल में शुक्र अदा किया था कि अच्छा है मैं किसी के साथ घुल मिल जाऊंगी। लेकिन अब इसका रिजर्व अंदाज देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। आज भी मामूल का दिन था। मैं लाउंज में बैठी थी, अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, जब अचानक मुलाजमा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने इसकी तरफ देखते हुए सवालिया पूछा, क्या हुआ? कोई काम है? मेरा अंदाज बेहद नॉर्मल था। वो मुझे देखते हुए बोली, नहीं, कोई काम नहीं, आपसे एक बात कहनी थी। लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, हाथ कांप रहे थे। मैं अब थोड़ा परेशान हो गई थी इसकी हालत को देखकर। मैंने फौरन इसे बैठने की हिदायत की थी, जबकि वो नफी में सर हिलाते हुए बोली थी, मैं बहुत हिम्मत करके इसके पास आई हूँ बेगम साहिबा। उम्मीद करती हूँ आप मेरा दर्द समझने की कोशिश करेंगी और मेरी मदद भी करेंगी। इसकी बात सुनकर मैंने भवें उचकाई थी और इसको देखते हुए बोली थी, देखो बानो, पहलियां ना बुझाओ, जो भी बात है फौरन करो। मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, मैं मजीद हल्कान नहीं होना चाहती। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोश ही रही और फिर टूटे फूटे लहजे में बोली, बेगम साहिबा, आपके शौहर अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने मेरे साथ अभी वो अपना जुमला मुकम्मल करती इससे पहले ही मैं धाड़ कर बोली, खबरदार बानो, जो तुम्हारे मुंह से एक अल्फाज भी बरामद हुआ उस वक्त भी तुमने मेरे और मेरे शौहर के दरमियान लड़ाई लगवाई थी और अब भी तुम्हारा यही इरादा लगता है। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं और तुम्हारे लिए मजीद परेशानियां भी खड़ी कर दूं? मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह डर गई थी और सर नफी में हिलाते हुए बोली थी कि मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो आपको अभी वो बात मुकम्मल करती इससे पहले मैं बोली थी, जाओ जाकर रात के बर्तन धो, फजूल की बातें करना तुम्हें आती हैं, काम में जरा तुम्हारा दिमाग नहीं लगता, बस बकवास करवा लो। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह सहम गई थी और जल्दी से किचन की तरफ चली गई। मैंने गुस्से से अपना सर झटका था। ये लड़की मेरे जब्त का इम्तिहान ले रही थी। दिल क्या के अभी अपने शौहर को बुलाऊं और इसे 9-2-11 कर दूं। इस वक्त भी
इसने ऐसी ही उल्टी बात करके मुझे मेरे शौहर के खिलाफ किया था और अब भी इसका यही इरादा लग रहा था। फिलहाल मैंने खुद को काबू कर लिया। गुस्सा मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं था। डॉक्टर साहिबा ने भी मुझे समझाया था कि गुस्सा आपको अंदर से खोखला कर देगा। बेहतर है कि आप खुद को जितना हो सकता है खुश रखें और मैं भी इतनी अच्छी मुलाजमा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई थी। लेकिन इसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर थी। ये लड़की वाकई मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। आज मामूल का दिन था। मैं लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब अचानक मेरी निगाह बानो पर गई थी। वो जमीन पर बैठी पोछा लगा रही थी। मैंने इसे गौर से देखा तो आज वो मुझे दिन की निस्बत काफी कमजोर लगी थी। मैं इसको देखते हुए सवालिया बोली, बानो क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं हुई तुम्हारी? मेरी बात सुनकर इसने नफी में सर हिलाया था और उठकर किचन में चली गई थी। अब वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। बस दो काम की बात की और फिर अपने काम में मगन हो गई। अब वो हमारे घर ही रहने लगी थी। मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती थी। सुबह उठकर मुझे परेशान होना नहीं पड़ता था। बानो ही मेरे शौहर को नाश्ता वगैरह करवाकर ऑफिस भेज देती थी इसे। अब हमारे घर के काम करते हुए 2 महीने का अरसा बीत गया था। आज मेरा मंथली चेकअप था। मुझे आज अपने शौहर के साथ डॉक्टर के पास जाना था। अभी मैं तैयार होकर बाहर आई थी कि जब अचानक बानो दौड़ते हुए किचन में आ गई थी। इसे उल्टी हुई थी। मैं हैरान हुई कि इससे अचानक से क्या हो गया। मैं दीवार का सहारा लेते हुए किचन में आ गई थी और इसकी पुष्ट देखते हुए सवालिया बोली, क्या हुआ बानो? सब ठीक है? मेरी बात सुनकर इसने हाथ के इशारे से हाँ बोला था और फिर अपना चेहरा वगैरह साफ करके मेरी तरफ देखते हुए बोली, बेगम साहिबा ठीक हूँ। इसका चेहरा पीला जर्द हो रहा था। देखने में काफी कमजोर लग रही थी। इसको देखते हुए बोली, क्या हुआ बानो? तुम ठीक हो? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी। इसने हाँ में जवाब दिया था और नहीं बोला था। अभी मैं कुछ कहती इससे पहले बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। जब बानो मेरे करीब आकर बोली थी, मैं ठीक हूँ बेगम साहिबा, आप परेशान न हो, आप जाएं अपना चेकअप वगैरह करवा कर आए, ख्याल रखें अपना। ये कहते ही वो मुझे बाहर ले आई थी। इसका मध्यम लहजा मेरी बात समझ से बाहर था। आज कुछ अजीब था जो मुझे इसे देखकर महसूस हो रहा था। वो मुझे गाड़ी में बिठाकर अंदर वापस चली गई थी। पूरे रास्ते में बानो के बारे में ही सोचती रही थी कि इसे अचानक से क्या हो गया। वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर कुछ दिन से इसकी तबीयत काफी बोझल लग रही थी और आज जो मंजर मैंने देखा था वो मुझे कुछ होने का इशारा दे रहा था। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जिसे ये बात समझ न आती। मैं एक शादीशुदा औरत थी जिसके पास हर किस्म की मालूमात होती है। मुझे चुपचाप महसूस करके मेरे शौहर मुझे देखते हुए सवालिया बोले, क्या हुआ? तुम ठीक हो? एक लम्हे के लिए मेरा दिल किया कि मैं अपने शौहर से इस बात का तस्करा करूं, लेकिन चुप रही। मामला लड़की का था। मैं अपने शौहर को बताकर इस बेचारी की इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने जब मना किया तो वो खामोश हो गए थे। मंथली चेकअप के बाद हम घर आ चुके थे। मेरे शौहर मुझे दरवाजे के पास छोड़कर वापस ऑफिस के लिए रवाना हो गए थे। आज इनकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने घर आना जरूरी नहीं समझा। मुझे बानो ही अंदर लेकर आई थी। अभी वो पानी का गिलास लेने के लिए किचन में जाती इससे पहले ही मैंने इसकी कलाई को थाम लिया था और इसे अपने सामने बिठाते हुए बोली थी, तुम मुझे अपनी बड़ी बहनों की तरह समझो। जो बात है वो मुझे बताओ। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सच बताना, क्या तुम हामिला हो? मेरा ये सवाल शायद इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक था। इसने कोई रद्द अमल नहीं दिया, बस सर को हल्की सी जुम्बिश देकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और मुझे देखते हुए बोली थी, क्या फर्क पड़ता है बीबी जी, आप जब किस्मत ही खराब हो तो इंसान शादी से पहले भी हामिला हो ही जाता है। ये बोलकर वो किचन में चली गई थी। मैं सांस रोककर इसकी पुष्ट देख रही थी। वो क्या बोल कर गई है? मेरा दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो कुंवारी थी, महज 19 या 20 साल की थी। ऐसे कैसे वो हामिला हो सकती थी? चंद लम्हे बाद वो पानी का गिलास लेकर
बाहर आई और मेरी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली कि आप इन बातों के बारे में ना सोचें, ये आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देंगे। आप पानी पिए। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं एक औरत थी और मेरा फर्ज था कि मैं एक दूसरी औरत की मदद करूं जो इस वक्त मुझे वक्तम लग रही थी। मैं इसका हाथ थामकर इसे एक बार फिर अपने सामने बिठा चुकी थी और इसे देखते हुए बोली थी, प्लीज बानो, खुदा के लिए मुझसे कुछ मत छुपाओ। जो भी मसला है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद लाजमी करूंगी। मेरा दिल कहता है कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी हो और मैं तुम्हें इस तरह इसी मुसीबत के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहती। एक बार मुझसे अपनी तकलीफ शेयर करो। क्या पता मैं तुम्हारे काम आऊँ, क्या पता तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँ। तो मेरी बात सुनकर वो बोली थी, आप मेरे लिए आसानी नहीं बल्कि मुश्किल पैदा करेंगी। मुझे यकीन है कि आपको कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन मैं इसको देखते हुए बोली, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी हर बात पर भरोसा करूंगी। बताओ, कौन है तुम्हारा मुजरिम? किसने तुम्हारे साथ ये सब किया? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मेरे सवाल पर वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। एक गहरी सांस इसने हवा के सुपुर्द कर दी थी और फिर धीरे धीरे जो बातें वो मुझे मेरे ही शौहर के बारे में बताने लगी, वो सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ऐसा महसूस होता जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मुझे अपने कानों में धमाका होते हुए महसूस हो रहे थे। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर इतना घटिया काम भी कर सकते हैं। एक लम्हे के लिए तो मैं चीख पड़ी थी, बानो तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। सरफराज ऐसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वो एकदम बोली थी, मुझे यकीन था कि आप ऐसे ही बर्ताव करेंगे, इसलिए मैंने आपसे बात करना भी छोड़ दी थी। शुरुआत में ही मैंने आपको बताना चाहा था कि बीबी आपके शौहर अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि उल्टा मुझे ही जलील कर दिया। शायद हम गरीब लोगों की किस्मत ही खराब होती है। अगर मैं इस घर से नौकरी छोड़कर गई तब भी मेरी इज्जत ही खराब होगी, इसीलिए मैं मजबूर हूँ आपके पास काम करने के लिए, वरना कब का यहाँ से चली जाती। ये बोलकर वो किचन में चली गई थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरे ही घर में, मेरी ही छत के नीचे मेरा ही शौहर इतना घिनौना काम कर रहा था। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने सोच लिया था कि आज सरफराज आ जाए, मैं इनसे ये बातें पूछ कर रहूंगी, लेकिन फिर मैं कुछ सोचकर खामोश हो गई थी। अगर मैंने सामने से इनकी ये बातें पूछी तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है वो मुझे भी नुकसान पहुंचाए, इसीलिए मैं चुप हो गई थी। मैंने बैठे बैठे एक मंसूबा तरतीब दिया था। बेशक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दिमाग बिल्कुल ठीक तरह चल रहा था। तो मुझे अपनी बीमारी पर भी शक होने लगा था। न जाने क्यों दिल कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे शौहर ही की किसी चीज में मुलव्वस है। पहली बीवी को भी कैंसर हो जाना और दूसरी बीवी भी कैंसर हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसके पीछे भी एक बड़ा लचक जरूर था। मुझे रात का इंतजार करना था, क्योंकि जो दरिंदगी मेरे शौहर दिखा रहे थे वो रात के वक्त ही दिखाते थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में एक ख्याल भी पैदा हुआ था कि हो सकता है मेरी मुलाजमा मेरे शौहर पर गलत इल्जाम लगा रही हो, लेकिन न जाने क्यों इसकी मासूम सूरत देखकर मेरा दिल नहीं मान रहा था। वक्त गुजर रहा था और रात का अंधेरा अपने पर फैला चुका था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरे शौहर आ चुके थे, खाना वगैरह भी खा लिया था और कमरे में बैठे थे मैं और अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने इन पर यही जाहिर किया हुआ था कि मैं सो चुकी हूँ। तकरीबन 15 मिनट बाद उन्होंने अपना लैपटॉप बंद किया था और उठकर कमरे से बाहर चले गए थे। मैं जान चुकी थी कि वो क्या करने गए हैं। मैं ठीक 10 मिनट बाद हिम्मत करके बिस्तर से निकली और दीवार का सहारा लेकर बाहर आई तो मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक दूसरे कमरे की लाइट जली हुई थी। किचन के बाहर बानो मौजूद नहीं थी, यानी इस मासूम के साथ दरिंदगी का खेल शुरू हो गया था। मैं बहुत हिम्मत करके दरवाजे के पास आई थी और अंदर झांककर देखा तो मैंने जब्त से आंखें मीच ली थी। मैं फौरन अपना मोबाइल लिया था और पुलिस को कॉल की थी। मैं आज इंसाफ करना चाहती थी। अगर आज मैं अपने शौहर को बचा लेती और इन्हें यही काम करने देती तो कभी भी अल्लाह को मुंह नहीं दिखा
पाती मेरे शौहर अपने 4 दोस्तों के हमरा इस मासूम के साथ गलतकारी कर रहे थे। ये काम वो पैसे के लिए करते थे। इनकी पहली बीवी बिल्कुल सेहतयाब थी, इसे कोई कैंसर का मर्ज नहीं था। वो मासूम बेकसूर थी, लेकिन मेरे शौहर इसके साथ भी यही करते थे। अपने दोस्तों से पैसे लेकर इसकी इज्जत रौंदते थे। लोगों में यह मशहूर कर दिया था कि वो कैंसर की मरीज़ है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो ये सब दर्द ना सहते हुए मर गई थी। इन्हें मुझसे बेहद मोहब्बत थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन कुदरत ने इनके साथ खेल निराला खेला था। उन्होंने किसी की बेटी के साथ गलत किया। खुदा ने इनकी मोहब्बत को कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला कर दिया था और अब वो बानो के साथ भी यही कर रहे थे। लेकिन बानो का सच सामने आ गया था, क्योंकि कुदरत को मेरे हाथों इन्हें एक्सपोज करना था। थोड़ी देर बाद ही पुलिस की वैन आ गई थी। मेरा कॉल करना बहुत अच्छा साबित हुआ था। इनके दोस्त गिरफ्तार हो गए, बानो को रिहाई मिल गई थी और मैं भी अपने अम्मी बाबा के घर लौट आई थी। मेरा शौहर ने मुझसे खूब शिकवे किए थे। उन्होंने मुझे खूब बुरा भला कहा था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था, तुम्हें हमेशा सर आंखों पर बिठाया था, तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जबकि मुझे अफसोस हुआ था इनकी हालत को देखकर, वो कितनी बुरी सोहबत का शिकार थे। इसके बावजूद वो मुझे ही दोष दे रहे थे। अपनी पहली बीवी का कत्ल और बानो की इज्जत उतारने के जुर्म में इन्हें कानून में सजा मौत सुनाई थी। मैं इस दिन खूब रोई थी। मेरे शौहर मेरा सब कुछ थे, मेरे आइडियल थे, मेरी जिंदगी का कुल असासा था। लेकिन मैं आज शुक्र अदा करती हूँ इस आदमी को सजा मिल गई, क्योंकि इनकी वजह से हमारी 3 जिंदगियां बर्बाद हुई थी। सबसे पहले इनकी पहली बीवी जो बीमार न होते हुए मर गई थी, दूसरी बानो जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसी तकलीफ से दो चार किया गया था, और तीसरी ने जो इन चीजों का न चाहते हुए भी हिस्सा बन गई थी। बेशक रब्बुल आलमीन देर से ही सही, लेकिन काले करतूत करने वालों का सच सामने लेकर ही आता है। नाज़रीन, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते हुए रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।